महक अपने घर के आंगन में बैठकर फूलों के लहंगे सिल रही थी। तभी अरे महक बेटा, तू अकेले इतने सारे फूलों के लहंगे एक दिन में कैसे सिलेगी? बेटा तेरा एग्जाम भी आने वाला है और 2 दिन बाद ही सारांशी की बेटी की शादी भी है। तू जाकर पढ़ाई कर ले, ये लहंगे मैं सिल लेती हूँ। अरे माँ, आपको डॉक्टर जी ने आराम करने के लिए कहा है ना, इसलिए आप चुपचाप से जाकर आराम कीजिए। मैं हूँ ना, मैं सारा काम चुटकियों में कर लूँगी। जैसे परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर सब कुछ कर लेती है, वैसे ही मैं भी कर लूँगी। और देखना, हर बार की तरह इस बार भी मैं ही एग्जाम में फर्स्ट आऊँगी। जानती हूँ बेटा, तू बहुत ही मेहनती और बहादुर है। इतनी छोटी सी उम्र में ही तूने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है और एक हम लोग हैं जो तेरे खेलने कूदने की उम्र में तुझसे घर का सारा काम करवाते हैं। माँ, आप लोगों की सेवा करना तो मेरा फर्ज है और आपको पता है मेरी सबसे बड़ी खुशी आपको और बाबा को खुश देखकर मिलती है। बस मैं जल्दी से पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊँ, फिर बड़े से हॉस्पिटल में मैं बाबा के पैरों का इलाज करवाऊंगी और आपको रानी बनाकर ठाठ से अपने घर में रखूंगी। बेटी, आखिर तो कब तक हम दोनों बीमार का बोझ ढोते रहेगी? तेरी भी तो शादी की उम्र हो गई है, कल तू भी पूरे 18 वर्ष की हो जाएगी और फिर जल्दी ही तेरा राजकुमार आएगा और तुझे हम लोगों से दूर ले जाएगा। माँ, अगर ऊपर वाला भी आ जाए तो वो मुझे आपसे जुदा नहीं कर सकता। और रही बात शादी की, तो मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे शादी नहीं करनी है, मैं तो समाज सेवा करना चाहती हूँ। अच्छा, अब आप जाकर दवाई खा लीजिए और आराम कीजिए, तब तक मैं कपड़े सिल लेती हूँ। महक के बार बार कहने पर उसकी माँ दवाई खाकर सोने चली जाती है और यहाँ महक पूरी रात जागकर सारांशी के फूलों के लहंगे सिलने लगती है। अरे, सुबह के 5 बज गए हैं, चलो कपड़े भी सिल गए हैं। अभी माँ सो रही हैं, तब तक तालाब से पानी भरकर ले आती हूँ। वापस आकर फिर सिलाई का काम भी करूँगी। महक मटका लेकर तालाब पर पानी भरने के लिए चली जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा पूरा शरीर अचानक से भारी भारी सा क्यों लग रहा है? लगता है पूरी रात जागने की वजह से ही ऐसा हो रहा है। तभी महक देखती है नदी पर अकेली लड़कियों को देखकर कुछ बदमाश लड़के उन्हें छेड़ रहे हैं। ये देखकर महक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा सर! और फिर अचानक से महक एक सुंदर सी परी में बदल जाती है और अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। वैसे ही वो सारे बदमाश लड़के हवा में उड़ने लगते हैं। तुम कौन हो? हमें माफ कर दो, हम आज के बाद किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे, माफ कर दो हमें। वो सारे लड़के परी से काफी मिन्नतें करते हैं, जिसके बाद परी उन्हें माफ कर देती है और सारे लड़के उल्टे पैर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे, ये लड़के अचानक से मुझे देखकर डरकर भाग क्यों रहे हैं? तभी वो लड़कियाँ उसके पास आती है और उससे कहती है, आज तक मैंने आपके बारे में सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था, आज सच में आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आपने हमारी लाज बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। इतना बोलकर वो लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं। अरे, ये लड़कियाँ मुझे परी क्यों कह रही थी और मैंने कब इनकी लाज बचाई? खैर, उसके बाद महक पानी भरकर घर वापस आ जाती है। अरे, दिन निकल आया, अभी तक तो कपड़े भी तैयार नहीं हुए और घर का भी सारा काम पड़ा है, कॉलेज भी जाना है। इतनी जल्दी इतना सारा काम मैं कैसे करूँगी? तभी एक बार फिर से महक का सर घूमता है और वो परी में बदल जाती है और अपनी जादुई छड़ी घुमाते ही उसके घर का सारा काम अपने आप हो जाता है। फूलों के लहंगे भी सारे अपने आप सिल जाते हैं और तो और सारा खाना भी अपने आप बन जाता है। अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? मैंने इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे कर लिया? तभी बाहर से सारांशी काकी की आवाज आती है। अरे गंगा, अरे फूलों के लहंगे तो तैयार हो गए हैं ना? अरे शादी का घर है, 50 काम होता है, इसीलिए सोचा सबसे पहले लहंगे ही ले आऊं। लाओ दो, कहाँ है मेरे लहंगे? काकी, इतनी सुबह सुबह हमें लगा आप शाम को आएंगी, इसलिए मैं। अरे बेटी, तूने तो कमाल ही कर दिया, इतने सुंदर सुंदर फूलों के लहंगे बनाए हैं। मेरी बेटी तो ये सब देखकर खुशी से नाच उठेगी। अच्छा सुन, मेरी बेटी कंचन ने तुझे भी शादी में बुलाया है,
तू कोई ढंग के कपड़े पहनकर आ जाना। इसी बहाने हो सकता है तुझे भी वहाँ कोई पसंद कर ले। वैसे कब तक अपने बीमार माँ बाप पर बोझ बनकर पड़ी रहेगी। इतना बोलकर सारांशी अपने कपड़े लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन महक ये सब देखकर हैरान रह जाती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? वो सुबह सुबह वो लड़की मुझे परी कह रही थी और वो लड़के भी मुझसे डरकर भाग गए और फिर घर का सारा काम अपने आप हो गया और अब ये सारे अधूरे सिले हुए कपड़े अपने आप इतने सुंदर डिजाइनर फूलों के लहंगे में बदल गए। महक का फिर से सर घूमने लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा शरीर इतना भारी भारी सा क्यों लग रहा है? थोड़ी ही देर के बाद महक का शरीर फिर से चमक उठता है और वो एक सुंदर सी परी में बदल जाती है और वो अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। छड़ी घुमाते ही उसके माता पिता बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं और उसके पिता का पैर एकदम ठीक हो जाता है। उसके बाद महक अपने आप को शीशे में देखती है तो वो हैरान रह जाती है। नहीं, ये मैं नहीं हूँ। मैं एक परी नहीं, मैं तो एक गरीब दर्जी की बेटी हूँ। ये सच नहीं है। माँ, ये सब क्या है? कौन हूँ मैं? माँ, सच बताओ, कौन हूँ मैं? नहीं मेरी बच्ची, ये नहीं हो सकता। तू तो मेरी बेटी है, तू परी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता। तू मेरा खून है, तू मेरी बेटी है। तभी महक के पिता वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, मुझे माफ कर दो गंगा, उस दिन हॉस्पिटल में तुमने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। डॉक्टर साहिबा, मेरी पत्नी ठीक तो है? हाँ, अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहिबा, 10 साल बाद हमारे जीवन में खुशियाँ आई थी। अगर मेरी पत्नी को होश आया और उसे सच का पता चला तो वो जीते जी मर जाएगी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तभी वहाँ एक नर्स एक बच्चे को गोद में लेकर आती है। डॉक्टर, कोई इस बच्चे को हॉस्पिटल की सीढ़ी के पास फेंक कर चला गया और उस बच्ची को हमने अपना नाम दे दिया और इस राज को मैंने उसी दिन अपने सीने में दफन कर लिया। मैंने किसी को ये नहीं बताया कि तू मेरी बेटी नहीं है। तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती है। जिया परी, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। ये तो नियति का खेल है। जब से तुम इनकी जिंदगी में आई, इनकी जिंदगी बदल गई। इनका कार से एक्सीडेंट हो गया और इनका दोनों पैर खराब हो गया और गंगा सिलाई करके किसी तरीके से अपना गुजारा करने लगी ताकि तुम मजबूत बन सको। तुम हमारी बेटी जिया परी हो। तुम्हारी कुंडली में एक दोष था जिसकी वजह से तुम्हें जन्म देते ही हमें पृथ्वी लोक पर छोड़ना पड़ा ताकि तुम्हारी कुंडली का दोष दूर हो सके। 18 वर्ष की तपस्या के बाद आज मैंने पहली बार अपनी बेटी को देखा है। अपनी माँ को गले से लगा ले बेटी। महक की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसका दिल 2 हिस्सों में बट गया था। एक तरफ रानी परी का प्यार ममता जो उसे अपनी बेटी के रूप में पुकार रही थी और वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ गंगा जिन्होंने उसे हर मुश्किल में प्यार और बलिदान से पाला था। रानी माँ, आपने मुझे जन्म दिया, ये बात सच है, लेकिन मेरी असली माँ गंगा माँ है जिन्होंने मुझे अपनी गोद में पाला, जिन्होंने अपनी बीमारी और तकलीफों को भूलकर मेरे लिए दिन रात मेहनत की। मेरे पापा ने अपनी जिंदगी का हर दर्द मुझसे छुपाया ताकि मैं हंस सकूं। ये सुनकर रानी परी की आंखें नम हो जाती हैं। वो महक के सर पर प्यार से हाथ फेरती है और कहती है, बेटी, तुम्हारी ये भावना ही तुम्हें सच्ची जिया परी बनाती है। तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि उसमें सिर्फ अपने माता पिता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्यार है। मैंने तुम्हें पृथ्वी लोक पर इसीलिए भेजा था ताकि तुम इंसानी दुख और सुख को समझ सको और आज तुमने साबित कर दिया कि तुमने न सिर्फ अपने दोष को मिटाया बल्कि प्रेम और कर्तव्य का असली मतलब भी सीख लिया। उसके बाद रानी परी अपनी जादुई छड़ी को हवा में घुमाती है और एक सुनहरी रोशनी के साथ महक का घर एक खूबसूरत से बंगले में बदल जाता है और उसका फूलों का आंगन एक खूबसूरत से बगीचे में बदल जाता है।
महक बेटी, तुम एक सच्ची परी हो, लेकिन तुम्हारा असली जादू तुम्हारे दिल में है। मैं तुम्हें वापस परीलोक ले जा सकती हूँ, लेकिन अगर तुम यहीं रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें ये शक्ति देती हूँ कि तुम हमेशा अपने जादू से दूसरों की मदद कर सकोगी। रानी माँ, मैं आपके इस आशीर्वाद के लिए हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। लेकिन रानी माँ, मेरा घर यही है, मेरे माँ बाबा के पास, इस गांव में जहाँ मैं दूसरों की मदद कर सकती हूँ। मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करूँगी जो मेरी तरह ही मुश्किल में हैं। ये सुनकर रानी परी मुस्कुराई और बोली, ऐसा ही होगा मेरी बच्ची, तुम अब पृथ्वी लोक की सच्ची परी हो। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े बस अपनी छड़ी को हवा में घुमाना। इतना बोलकर रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर महक अपनी माँ और बाबा को गले से लगा लेती है और तीनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। और फिर महक परी अपने गरीब माँ बाप के साथ पृथ्वी लोक पर हंसी खुशी से रहने लगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गुलाब, कमल, चंपा और जैस्मिन नाम की 4 बहनें अपनी माँ चंदा के साथ रहती थीं। चारों बहनें बहुत ही ज्यादा गरीब थीं। चारों बहनें एक साथ मिलकर हंसी खुशी से रहती थीं। जब भी वो बाहर खेलने जाती थीं, तो एक साथ जाती थीं। उनके घर के बाहर एक बगीचा था जो कि बहुत ही हरा भरा था। उनके बगीचे में ढेर सारे सुंदर सुंदर फूल भी थे। सभी बहनों को वो फूल तोड़कर इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता था। उन फूलों को तोड़कर वो अपनी माँ को दे दिया करती थी और उनकी माँ चंदा बाजार में उन फूलों को बेच दिया करती थी। चंदा मंदिर के बाहर फूलों को बेचती थी। मंदिर में भक्त दर्शन करने आते तो चंदा से फूल खरीदते हैं। बहन, ये फूलों की माला कितने की है? केवल 30 रुपए की है। बताओ कितने दे दूं? 2 दे दो बहन, ये लो आपके पैसे। चंदा पूरे दिन में 50 फूलों की माला बेच लिया करती थी, जिससे उसकी थोड़ी कमाई हो जाया करती थी। चंदा को अपनी चारों बेटियों की बहुत चिंता थी। वो हमेशा अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देती थी और बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब चारों बहनें फूल तोड़ने बगीचे में जाती हैं, तभी वो चलते चलते थोड़ा आगे निकल जाती है। आगे चलकर उन्हें ऐसा नजारा दिखाई देता है जैसा उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा था। चारों बहनें ये नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह जाती हैं। वो चारों इधर उधर देख ही रही होती हैं कि तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत आती है जो वही बगीचे में एक झोपड़ी में रहती थी। वो बूढ़ी औरत चारों लड़कियों को आवाज लगाती है, बेटियों इधर आओ, मैंने आज तक तुम्हें कभी भी नहीं देखा। कहाँ रहती हो तुम सब? बुढ़िया माँ, हम यहाँ पास में ही रहती हैं, परंतु आप यहाँ इस झोपड़ी में अकेली ही रहती हैं क्या? हाँ बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। मैं तो इस बगीचे में इन फूल पौधों के सहारे ही जिंदा रहती हूँ। वो बूढ़ी औरत उन सभी बहनों को अपने साथ बैठने के लिए कहती है और फिर सबसे बड़ी बहन गुलाब उन सभी लोगों के लिए चाय बनाती है और सभी लोग आपस में बैठकर चाय पीते हैं। तभी वो बूढ़ी अम्मा अपने जीवन के बारे में उन्हें बताती हैं। बेटा, तुम सब जानती हो, मुझे यहाँ रहते हुए करीब 80 साल हो गए हैं। मेरे बच्चे विदेश में पढ़ने गए थे और अब वो वहीं रहने लगे हैं। मैं यहाँ पर अकेली रह गई हूँ और अकेले ही अपना जीवन यापन करती हूँ। मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताती हूँ। वो बूढ़ी अम्मा उन्हें छुपे हुए बगीचे के जादू के बारे में बताती है। वो बूढ़ी औरत उन चारों बहनों से कहती है कि उसके बगीचे के फूल कोई मामूली फूल नहीं है, वो जादुई और शक्तिशाली फूल हैं। जो भी व्यक्ति उस फूल को तोड़ता था वो खुद भी फूल बन जाता था। ये सब सुनकर चारों बहनों को यकीन नहीं होता, लेकिन वो बूढ़ी औरत से कुछ भी नहीं कहती और उसकी बातों को अनसुना कर देती हैं। उसके बाद काफी देर तक सब बातें करते हैं। फिर वो बूढ़ी औरत किचन में खाना पकाने के लिए चली जाती है। सभी बहनों को बूढ़ी अम्मा की कही बात याद आती है और वो बगीचे के सुंदर सुंदर फूल तोड़ने लगती है।
दीदी हमें ये फूल तोड़ लेने चाहिए। देखो तो कितना सुंदर फूल है ये। मुझे लगता है इन फूलों की कीमत हमें बहुत अच्छी मिलेगी। तभी वो चारों बहनें एक एक फूल तोड़ने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ती हैं। चलो दीदी देखते हैं कि फूलों को तोड़ने के बाद क्या होता है। अम्मा की बात सच होती है या नहीं, अभी सब कुछ पता चल ही जाएगा। इसके बाद सभी बहनें वो फूल तोड़ने ही जाती हैं कि तभी वो चारों बहनें फूल में बदल जाती हैं। अब चारों बहनें सुंदर फूलों में बदल गई थीं। जैस्मीन जैस्मीन के फूल में बदल गई थी और गुलाब गुलाब के फूल में बदल गई थी। चंपा चंपा में बदल जाती है और कमल कमल में बदल जाती है। चारों बहनें अपना ये नया रूप देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह जाती हैं और वो एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। दीदी ये हमारे साथ क्या हो गया? हम तो फूल में बदल गई हैं। अब हम वापस अपने रूप में कैसे आएंगे? अगर हमें किसी ने भी तोड़ लिया तो हम अलग हो जाएंगे। इतना कहकर चंपा जोर जोर से रोने लगती है। तुम चिंता मत करो, हमें बहुत ही जल्द इसका उपाय मिल जाएगा। तुम थोड़ा सब्र रखो। बूढ़ी औरत का सारा काम खत्म हो जाता है और वो बाहर आकर देखती है कि उन चारों बहनों के साथ क्या हुआ। तभी वो देखती है कि सभी बहनें फूट फूट कर रो रही हैं। तभी वो बूढ़ी औरत उनके पास आती है और उनको बताती है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था, उसके बाद भी तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। चलो कोई बात नहीं, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें इस जादू को तोड़ने का एक उपाय बताती हूँ। उस उपाय से तुम वापस अपने रूप में बदल जाओगी। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक जादूगर रहता है। उस जादूगर के पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं और वो अकेला ही तुम्हें इंसान बना सकता है, परंतु तुम तो वहाँ नहीं जा सकती हो। इसके लिए वहाँ पर किसी और को जाना होगा। मैं अभी इतनी योग्य नहीं हूँ कि वहाँ पर जा सकूँ, परंतु हाँ, तुम मुझे अपने घर का पता बता दो। मैं तुम्हारी माँ को सब कुछ बता दूंगी, शायद वो तुम्हारे लिए कुछ कर सके। इसके बाद गुलाब बूढ़ी दादी को अपनी माँ के बारे में बताती है। बूढ़ी दादी उन चारों बहनों के घर के पास जाने लगती है। काफी दूर चलने के बाद वो उनके घर पर पहुँच जाती है। कोई है क्या घर में? बूढ़ी औरत देखती है कि घर में उन चारों बहनों की माँ बैठकर रो रही होती है। तुम सब कहाँ चली गई हो मुझे छोड़कर? मेरी प्यारी बेटियों, तुमने अपनी माँ के बारे में एक बार भी ख्याल नहीं किया। पता नहीं तुम सब इस वक्त कहाँ पर होगी और क्या कर रही होगी। जल्दी घर वापस आ जाओ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। बूढ़ी औरत चंदा के पास पहुंच जाती है और उसे बताती है कि किस तरह उसकी चारों बेटियां फूलों में बदल गई हैं। ये सुनकर चंदा को बहुत दुख होता है। तभी वो बूढ़ी दादी उस जादू को तोड़ने के लिए चंदा को उपाय बताती है। अब चंदा ने ठान लिया था कि वो अपनी बेटियों को वापस इंसानी रूप में बदल कर दिखाएगी। बूढ़ी दादी के बताए अनुसार चंदा उस जादूगर की खोज में यात्रा पर निकल जाती है। आखिरकार काफी कोशिशें करने के बाद चंदा उस जादूगर के पास पहुंच जाती है। वो जादूगर के पास पहुंचकर कहती है, जादूगर जी, मैं आपके पास बहुत ही कठिनाइयों से होकर आई हूँ। मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। मेरी बेटियाँ फूलों में बदल गई हैं। कृपया करके उनको वापस इंसान बना दीजिए। मैं आपके पास काफी उम्मीदें लेकर आई हूँ। वो एक बहुत ही नेक और शक्तिशाली जादूगर था। वो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। वो बहुत ही दयालु था, इसलिए वो बहुत ही प्रसिद्ध था। अरे अरे, तुम तो बहुत घबराई हो। तुम जरा आराम करो, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी बेटियों को वापस इंसान में बदल दूंगा। इसके बाद वो जादूगर अपनी शक्तियों से एक जल का कलश चंदा को दे देता है और कहता है, ये लो बहन, ये जल तुम अपनी सारी बेटियों को पिला देना। उसके बाद तुम्हारी बेटियाँ वापस अपने असली रूप में आ जाएंगी। फिर चंदा जादूगर से वो जादुई जल ले लेती है और वापस से बूढ़ी औरत के घर पर आ जाती है। बूढ़ी औरत चंदा का इंतजार कर रही होती है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत चंदा से वो जल ले लेती है
और उसकी चारों बेटियों को वो जल पिला देती है। जल पीने के बाद ही वो तुरंत वापस अपने असली रूप में आ जाती है। अरे वाह माँ, हम वापस से अपने असली रूप में आ गई हैं। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और दादी माँ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप नहीं होती तो शायद हम कभी भी वापस इंसानी रूप में नहीं आ पाती। हम आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलेंगी। अब तुम चारों बहनों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु हमेशा याद रहे कि अपने से बड़ों की बातों को हमेशा माननी चाहिए। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब उसके पीछे कुछ तो कारण है। समझ गई? अब आगे से ध्यान रखना। चारों बहनें बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद देती हैं और वापस अपनी माँ के पास चली जाती हैं और उसके बाद हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती हैं।